नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत, द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर। एनडीए विधायक दल की बैठक में नाम के ऐलान के बाद सम्राट चौधरी ने राजभवन पहुंच सरकार बनाने का किया दावा। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण की तैयारी हुई तेज। नीतीश कुमार ने नई सरकार को सहयोग देने का किया वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, सड़कें बन रही देश की भाग्य रेखाएं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड का जिक्र करते हुए देश भर में यूसीसी लागू करने का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल में चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कालियागंज के बाद मालदा में किया जनसभा को संबोधित। कहा, भाजपा घुसपैठियों के साथ टीएमसी के भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को करेगी खत्म। राहुल गांधी ने टीएमसी पर लगाया करप्शन का आरोप। तमिलनाडु चुनाव से पहले भाजपा का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, 3 फ्री गैस सिलेंडर और ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा। एमके स्टालिन का डोर टू डोर कैंपेन, बीसीके पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। देश में धूमधाम से मनाई गई भीमराव अंबेडकर की जयंती। संसद सहित देश भर में बाबा साहेब को किया गया नमन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। टेलीफोनिक वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम से अवगत करवाया। President regularly updates the Prime Minister on what is happening. And of course, as the war in the Middle East right now is ongoing, the President wanted to give the Prime Minister an update, along with some other big ticket items that are happening in Washington between our relationship. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई में भारत आने वाले हैं। यात्रा के बारे में बताते हुए राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि वो मंत्री स्तरीय क्वाड बैठक आयोजित करने के लिए उत्सुक हैं। Yes, so we're very much looking forward to having a ministerial quad meeting here in India. This is also the Secretary's first visit to India, so he's very excited to come not only to Delhi, but also visit other places. Look, India is vitally important to us. It's an incredible partner. The President also has an incredible relationship with your Prime Minister. It shows the importance of the United States. If you look at Secretary Rubio, he does not travel much because he's full-time at the White House also. So the fact that he is coming over here shows the level of importance that the United States gives to India. और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। 2013 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे, एयरवे, रेलवे, वाटरवे को बताया राष्ट्र की भाग्य रेखाएं। कहा, विकसित भारत बनाने के लिए भाग्य रेखाओं का हो रहा है निर्माण। कॉरिडोर बनने से पर्यटन, रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। भाईबंधों, पौड़ी, भूलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार।
देहरादून जसवंत ग्राउंड पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे थे। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उत्साहित। ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उसके बाद दून घाटी का प्रवेश माने जाने वाले सिद्धपीठ डाट काली मंदिर पहुंच माता का आशीर्वाद लिया। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। डाट काली मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री का काफिला करीब 12 किलोमीटर दूर जसवंत ग्राउंड के लिए निकला। इस दौरान पूरे रास्ते लोगों की भारी भीड़। ग्राउंड पहुंच प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण किया। कॉरिडोर की कुल लंबाई 213 किलोमीटर की है। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड है। इसके संचालित होने से अब दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा ज्यादा सुरक्षित, तेज स्पीड के साथ सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी होगी। इसकी तकनीक और शिवालिक पहाड़ियों पर बना 12 किलोमीटर का वन्य जीव कॉरिडोर इसकी विशेषता है। यही वजह है कि कॉरिडोर निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। कॉरिडोर निर्माण का कार्य साल 2021 में शुरू हुआ था। कॉरिडोर की वजह से लोनी, बागपत, शामली जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। रोजगार, निवेश के वहां नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की गारंटी है। देहरादून से दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से पूरे उत्तराखंड के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए बजट सत्र की विशेष बैठक में सरकार लोकसभा चुनाव के लिए नया बिल लाने की तैयारी में है। विशेष सत्र में सरकार की ओर से प्रस्तावित संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। इस प्रस्तावित बिल को मंजूरी मिलने के बाद देश में सांसदों की अधिकतम संख्या 850 हो जाएगी। आपको बता दें, अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में कुल 543 सांसदों की संख्या रही है।
संसद के विशेष सत्र में सरकार संविधान में 131वें संशोधन के लिए बिल लेकर आ रही है। इस बिल के जरिए देश की लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कुल सीट बढ़ाने का भी बिल में प्रस्ताव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बिल में लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 करने का जिक्र किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 815 राज्य में और अधिकतम 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की शामिल होंगी। प्रस्तावित बिल में डिलिमिटेशन के जरिए राज्यवार लोकसभा सीटें बढ़ाने का भी जिक्र किया गया है। विधेयक में जनसंख्या की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है, जिसके तहत सीटों का बंटवारा उस जनगणना के आधार पर होगा जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से लागू करने को लेकर होने जा रही संसद की विशेष बैठक को ऐतिहासिक बताया। देश की नारी शक्ति के नाम पत्र में पीएम ने विश्वास जताया कि इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पूरा सदन मिलकर पारित करेगा। पीएम ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ होते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत और सशक्त बनेगी। पीएम ने लिखा कि इसमें किसी भी तरह की देरी दुर्भाग्यपूर्ण और नारी शक्ति के साथ अन्याय होगी। देश की बेटियों को उनके इस अधिकार के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। दरअसल सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जल्द से जल्द महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित हो सके। इसके मद्देनजर ये संविधान संशोधन बिल लाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। बिहार को करीब 12 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री मिला है। बिहार की सत्ता पर सबसे अधिक समय तक काबिज रहने वाले नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एनडीए ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी का नाम बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ। पटना के गलियारों में सुबह से ही हलचल तेज थी। दोपहर 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। हालांकि इसी राजभवन में नीतीश कुमार इस्तीफा देने करीब 10 बार जा चुके हैं, लेकिन यह इस्तीफा सबसे ज्यादा खास था क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को त्याग कर अब दिल्ली का रास्ता चुना है। इस इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी की बैठक में नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा की गई। बीजेपी बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम की घोषणा की। बाद में एनडीए की बैठक में भी सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना गया। शाम करीब 6 बजे एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ नवनिर्वाचित नेता सम्राट चौधरी राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे। उन्होंने आश्वस्त किया है एनडीए के मीटिंग में कि नीतीश जी के कार्यकलापों को, विकास के मॉडल को आगे ले जाएंगे। सम्राट चौधरी जी, हम सब लोगों का भरोसा उनके साथ। बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। पिछले 22 साल से बिहार की सियासत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार लगातार शासन की बागडोर संभाले हुए थे। आज सुबह वो सचिवालय पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राज्य कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, जो करीब 20 मिनट चली। सभी मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने के बाद सचिवालय से निकलकर वो राजभवन इस्तीफा सौंपने चले गए, जहां उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। बिहार की जनता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर नीतीश कुमार ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त की। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहां का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा।
आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर पार्टी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार में शासन और प्रशासन देखेंगे। बीजेपी के लिए यह अवसर होगा कि वो अपने एजेंडे और नीतियों को सीधे तौर पर लागू कर सके। राज्य में बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सुधार की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में कम उम्र में मंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी का सफर मुख्यमंत्री के ताज तक पहुंच गया है। वाकई कहा जाता है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके जीवन पर जरूर पड़ता है और यह बीजेपी के सम्राट के संपूर्ण व्यक्तित्व से पता भी चल रहा है। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी निर्णय लें। विकास की नई इबारत किस दिशा में लिखी जाएगी, यह आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जहां संभावनाएं और चुनौतियां दोनों मौजूद हैं। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण के साथ राजेश राज की रिपोर्ट। तमिलनाडु में सियासी पारा अपने चरम पर है। इसी कड़ी में आज विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और कानून व्यवस्था पर फोकस किया गया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने वेल्लोर में डोर टू डोर कैंपेन किया, जबकि वीसी के अध्यक्ष पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। क्या कुछ खास रहा, आज देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र तमिलनाडु के समग्र विकास और जन कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी यदि AIADMK के नेतृत्व में सरकार बनती है। घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने सत्ता में आने पर प्रतिवर्ष 3 निशुल्क LPG सिलेंडर देने का संकल्प लिया है। ये सिलेंडर पोंगल, तमिल पुथांडु और दीपावली के शुभ अवसरों पर वितरित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए 50 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही योग्य महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता देने का भी प्रस्ताव है। We'll be giving LPG सिलेंडर हर साल देंगे। महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह के लिए 50 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके भी प्रचार के लिए जी जान से जुटी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन ने वेल्लोर में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक दुकान पर चाय भी पी और लोगों से बातें की। वहीं वीसी के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणा पत्र जारी किया, जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाने का वादा करता है। एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने चुनाव को दिलचस्प बताया है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। इस दौड़ में कई नए लोग शामिल हुए हैं। बीजेपी के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी ताकतें अभेद्य द्रविड़ धरती में घुसने की कोशिश कर रही है। उन्हें पूरी तरह से असफलता ही मिलेगी। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, ये तो 4 मई को नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो के जरिए
शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। बंगाल के तपती गर्मी के बीच सियासत का पारा भी अपने चरम पर है। कालियागंज की इन सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब गवाह है कि बीजेपी ने मिशन बंगाल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह मेगा रोड शो मानव शक्ति प्रदर्शन का एक ट्रेलर है। दार्जिलिंग में गोरखा के मुद्दे के संवैधानिक समाधान का वादा करते हुए अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट बताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज खत्म करने के वादे के साथ घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव को अस्मिता की लड़ाई बताते हुए जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि आपकी अपनी भाषा, अपनी मिट्टी और अपने सुनहरे भविष्य को बचाने का है। तो वहीं रायगंज में जनसभा में राहुल गांधी ने एक तीर से दो शिकार करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है, बल्कि उसके लिए रेड कारपेट तो खुद सत्ताधारी टीएमसी बिछा रही है। ब्लॉकेड बूथेर इस बार आप अपने लिए वोट करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी पहचान की हिफाजत के लिए। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच विवाद एक बार फिर खबरों की सुर्खियां बनी हैं। ताजा विवाद राजधानी कोलकाता के पास बरानगर के पंचानन तला इलाके का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दलों के बीच जोर आजमाइश की स्थिति स्पष्ट हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 2,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर 1,478 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1,448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वोटरों की सुविधा के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाता ECINET ऐप के जरिए उम्मीदवारों की पढ़ाई, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिखाए जाएंगे ताकि वोट देना आसान हो सके। राज्य में 2 चरणों के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को निर्धारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पीएम मोदी बुधवार को कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां वो आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ के अंदर श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। आकाश भैरव के ठीक नीचे अवस्थित यह भैरवैक्य मंदिर समर्पित है आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी को, जिनके कुशल निर्देशन में इस समूचे क्षेत्र में आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा की नई धारा बही। और इस मंदिर का लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को करेंगे। सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप का साक्षात उदाहरण है कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला तालुका स्थित आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ, जिसने सदियों से सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक प्रसार को ही नर सेवा, नारायण सेवा का सर्वोत्तम रूप माना। आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय विकास में इस महासंस्थान का सर्वाधिक विकास मठ के 71वें पीठाधीश्वर श्री 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 बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी के कार्यकाल में हुआ। आदि चुंचनगिरी मठ के इतिहास में बुधवार
15 अप्रैल एक अविस्मरणीय दिन होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन और गोरक्षनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। ये मंदिर उन पीठाधीश्वर को समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों विद्यालय, अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, जिन्होंने ये माना कि समाज की सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। उनके उपदेश जाति, पंथ और क्षेत्र से परे थे, जिन्होंने लाखों लोगों को करुणा और धर्म के मार्ग पर प्रेरित किया। गर्भगृह में परम पूज्य बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की शाश्वत उपस्थिति उनके जीवन दर्शन और मानव सेवा के प्रेरणादायक प्रसंगों की अभिव्यक्ति है। परम पूज्य महास्वामी जी श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी envisioned to empower the rural youth, and hence this he did not maintain at just a spiritual place but also a place for hub of education, and also he actually started serving the entire rural mass as well as the community with 9 limbs of service starting from education, health, agriculture and enactment. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत पवित्र धाम है। द्रविड़ वास्तुकला की शाश्वत भव्यता यहाँ जीवंत हो उठती है और मठ के 71वें पूज्य पीठाधीश्वर की दिव्य अलौकिक उपस्थिति यहाँ शोभायमान है। मानवता के प्रति उनकी अथक सेवा और मानव के प्रति उनकी अटूट करुणा के प्रमाण मठ द्वारा स्थापित विद्यालय, विश्वविद्यालय और चिकित्सालय हैं, जहां लाखों बच्चे शिक्षा ही नहीं संस्कार भी पाते हैं। Shri Adi Chunchandgiri Mahasamsthana Math, rooted in the ancient Natha Pantha, has been a lighthouse of dharma for centuries. While our foundation is spiritual, our mission has always been social. Swamiji believed that seva to the poor is seva to the God, which is in the national spirit of Sabka Saath and Sabka Vikas. श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल एक संरचना नहीं, बल्कि श्री आदि चुंचनगिरी मठ की अखंड आध्यात्मिक परंपरा का प्रमाण है, जिसने कर्नाटक और उससे परे लाखों भक्तों का मार्गदर्शन किया है। ये मंदिर स्मृति और श्रद्धा का एक तीर्थ है, जहां महास्वामी जी के आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक योगदान को अनंत काल तक अक्षुण्ण बनाया गया है। आदि चुंचनगिरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मठ के अनुयायियों, श्रद्धालुओं और उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर विश्व को एक सशक्त संदेश देता है कि भारत की शक्ति केवल तीव्र आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जड़ों की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि में ही निहित है। भारत की आध्यात्मिकता की शक्ति और आधुनिकता के सोच का एक अद्भुत समन्वय यहाँ पर दिखता है, और ये वही मंत्र है जिसमें विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। कैमरा पर्सन आरके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ, मांड्या। देश आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 136वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज अम्बेडकर जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। जब भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो संविधान और सामाजिक न्याय की तस्वीर सामने आती है। आज देश उन्हीं संविधान निर्माता और करोड़ों दलितों व पिछड़ों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती मना रहा है। आज अंबेडकर जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज सुबह संसद भवन परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, सांसद भी मौजूद रहे। वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सामाजिक न्याय का नायक बताते हुए देश के प्रति बाबा साहेब के योगदान को याद किया। सामाजिक समरसता के संदर्भ में बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए समापन भाषण का एक महत्वपूर्ण संदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। बाबा साहेब ने कहा था, सामाजिक प्रजातंत्र के एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता
बंधुता और मूलभूत सिद्धांतों के रूप में अपनाती है। भारत को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विजन को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बाबा साहेब के संघर्षों पर एक वीडियो साझा किया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उद्घाटन के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने भीमराव अंबेडकर को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन गरीबों को न्यायपूर्ण जीवन के लिए समर्पित रहा। बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड और केरल समेत विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के सीजेआई सूर्यकांत और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को समर्पित किया था। बाबा साहेब ने महिलाओं, श्रमिकों और वंचित वर्गों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। भारत के संविधान में परिलक्षित होने वाले एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के दर्शन के पीछे बाबा साहेब की भूमिका बेहद अहम रही है। बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय की नींव रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हुए वंचित वर्गों को आगे बढ़ने की राह दिखाई, जिस कारण से उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए देश के सामने उभरती साइबर चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक आम जनता डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम और फिशिंग हमलों जैसे शब्दों से परिचित नहीं थी, लेकिन आज ये खतरा तेजी से बढ़ते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सुरक्षा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। कुछ वर्ष पहले तो हम डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, फिशिंग अटैक्स जैसे शब्दों से परिचित नहीं थे, लेकिन ये आज बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों का महत्व और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। देश को वर्तमान में और भविष्य में ऐसे पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता है जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने से में तकनीकी रूप में सक्षम एवं दक्ष भी हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया कि उभरती तकनीकों में मजबूती से आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ साथ आर्थिक प्रगति को भी गति मिल सके। एआई के क्षेत्र में हमारी अग्रणी भूमिका देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साइबर सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और डिजिटल विश्वास का अभिन्न हिस्सा है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे मजबूत संस्थागत तंत्र विकसित किए हैं। ये नागरिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित ग्राम कल्याण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
राष्ट्रपति ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है जो यहाँ की भाव भूमि से उत्पन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है। उन्होंने भारतीय भावभूमि से उत्पन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ही अपनाया था। भारतीय संस्कृति में विद्यमान सबके प्रति करुणा का भाव, सर्वोदय और समरसता एक दूसरे के पूरक है। सबका कल्याण और सामाजिक एकता तथा सौहार्द एक दूसरे पर आधारित है। जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र जैसे सभी विभाजनों से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के एकजुट रहना समरसता का व्यवहारिक रूप है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रक्षा खड़से ने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को नीति निर्माण में बड़ी भूमिका देने जा रही है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ महिलाएं नीति निर्माण में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगी। रक्षा खड़से ने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं ने अपनी क्षमता साबित की है और अब उनकी बड़ी भागीदारी से देश और मजबूत होगा। 16 तारीख से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने जा रहा है हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसके लिए एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि एक भारत के लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है। आगे चल के इस रिजर्वेशन के माध्यम से 33% रिजर्वेशन हमारे देश के सभी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के लिए मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये सीट बढ़ने की बात नहीं है, तो निर्णय प्रक्रिया में भी महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। और जब हम विकसित भारत की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं का पॉलिसी बनाने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। रक्षा खड़से ने कहा कि स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण के बाद महिलाओं ने अपनी क्षमता साबित की है और ग्राम पंचायत से नगर निगम तक प्रभावी नेतृत्व किया है। अब नरेंद्र मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे देश के विकास में उनकी भूमिका और मजबूत होगी। ग्राम पंचायत से लेके नगर निगम तक, नगर परिषद तक हम देख सकते हैं कि आज 50% महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है और काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। और कहीं उसमें से ऐसी महिला है कि जो आगे बढ़ के लोकसभा और विधानसभा में भी अपना नेतृत्व सक्षम तरीके से वो निभा सकती है। और मुझे लगता है कि एक इस दिशा में जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके महिलाओं के लिए जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लिया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए और आने वाले हमारे इस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दोपहर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई। हमारी चर्चा में पश्चिम एशिया की स्थिति के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और संचार मंत्रालय के डाक विभाग के सहयोग से आयोजित ये प्रदर्शनी 14 से 17 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें स्वतंत्रता के बाद जारी दुर्लभ डाक टिकटों के जरिए भारत की एकता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता की झलक पेश की गई है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय के चौथे स्थापना दिवस डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती, भारत के संविधान और भारत की जनता की थीम पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किए गए, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को समर्पित एक विशेष कवर भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और डाक विभाग के बीच एक समझौता पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रदर्शनी का समापन 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती के दिन होगा। हम लोग सब संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति केवल श्रद्धा नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ एक संकल्प भी, आने वाले भारत को प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, विकसित बनाना, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि भारत ने अफगानिस्तान के तपेदिक विरोधी बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 13 टन BCG वैक्सीन और संबंधित सामग्री भेजी। गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ जंग अब और हाईटेक हो गई है। गुजरात पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा टूल लॉन्च किया है जो न सिर्फ जांच की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि कोर्ट में मामलों को मजबूत बनाकर दोषियों को सजा दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। गांधीनगर में लॉन्च किया गया नारकोटिक्स एनालिसिस एंड RAG आधारित इन्वेस्टिगेशन टूल नारिट AI नारकोटिक्स मामलों की जांच के लिए तैयार किया गया एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य है जांच प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, सटीक और कानूनी रूप से मजबूत बनाना। हमने रिसेंट में ही नरित AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो RAG टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आधारित एक सॉफ्टवेयर टूल हमने डेवलप किया है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल है। इसमें हम सिर्फ FIR जो इनिशियल ड्राफ्ट होती है उसका इनपुट देते हैं और ये अंदर प्रॉम्प्ट एनालिसिस के थ्रू हमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और डिटेल्ड एनालिसिस जो FIR से रिलेटेड है वो देता है। ये टूल रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RAG टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो NDPS एक्ट के तहत आने वाले जटिल मामलों में कानूनी प्रावधानों, केस लॉ और सरकारी मार्गदर्शिका को एक साथ जोड़कर जांच अधिकारियों को रियल टाइम एनालिसिस और सटीक सुझाव देता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो ओल्ड जजमेंट्स है उनकी एनालिसिस ये प्रेजेंट FIR के साथ करके जो डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स है उनको प्रिडिक्ट करता है और उसके साथ ही साथ में प्रोसिक्यूशन को रिबटल क्या देना है उन आर्ग्यूमेंट के सामने वो भी जनरेट करता है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन से लगा के कोर्ट रूम तक ये हमारा मॉडल इसमें हेल्प करता है। सबसे खास बात यह है कि ये भारत में किसी भी राज्य पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अपनी तरह का पहला AI आधारित टूल है। ये सिस्टम FIR को इनपुट के तौर पर लेकर पूरे मामले का गहराई से विश्लेषण करता है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें केस की ताकत, कमजोरियां और जरूरी कानूनी कदमों के सुझाव शामिल होते हैं। गुजरात पुलिस देश में पहली बार एक NARIT के नारकोटिक एनालिसिस और RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव टूल एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसके मार्फत जो ड्रग्स के जितने भी गुने बनते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को FIR दर्ज करने से लेके चुकादा आने तक उसमें पूरा ये सॉफ्टवेयर उसको मदद करती है। अब तक ड्रग्स मामलों की जांच पूरी तरह प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों पर निर्भर रहती थी, जिससे कई बार काम का दबाव बढ़ता था और जांच में देरी भी होती थी। लेकिन अब ये AI टूल फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा और हर जांच अधिकारी को सही प्रक्रिया के अनुसार जांच करने में मदद करेगा। ड्रग्स मामलों में अक्सर देखा गया है कि ठोस सबूत होने के बावजूद प्रक्रियात्मक गलतियों के कारण आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन ये AI सिस्टम ऐसी कमियों की पहचान कर जांच अधिकारियों को पहले से सतर्क करता है। साथ ही ये भी बताता है कि कौन कौन से सबूत जरूरी हैं और जांच के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है।
अलग अलग प्रकार के जो कोर्ट्स के रूलिंग्स है और डिसीजंस है उसको भी अभ्यास करके किस दिशा में अपनी खामियां है उसको सुधारने का एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक मौका देती है। और इसके माध्यम से हम लोग जो ड्रग माफिया है, ड्रग पेडलर्स है, गुनहगार है, उनको सज़ा दिलाने में मदद रूप होगी। कोर्ट ट्रायल के दौरान भी ये टूल बेहद मददगार साबित होगा। ये बचाव पक्ष की संभावित दलीलों का अनुमान लगाकर उनके जवाब भी सुझाता है। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों, एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित है और केवल अपने सुरक्षित डेटाबेस का ही उपयोग करता है। बड़ोदरा से संजय पागे और गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। आज पूरे देश में फसल कटने के मौके पर त्योहार मनाया गया। कोई बैसाखी तो कोई बिशु कणी के नाम से त्योहार मना रहा है। वहीं पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को बधाई संदेश दिया। देश भर में आज बैसाखी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जब सुनहरी फसलें लहलहाने लगती हैं, तो खुशियों के इस पर्व की शुरुआत होती है। बैसाखी के दिन सूर्य देव अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे सिख धर्म में नए साल की शुरुआत माना जाता है। किसानों के लिए ये दिन उनकी मेहनत का फल मिलने का दिन होता है, क्योंकि रबी की फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि ये त्योहार कृतज्ञता, नवजीवन और आशा की भावना का प्रतीक है। ये हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का उत्सव है। उनके समर्पण से हमारा राष्ट्र पोषित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैसाखी का गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसी दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में नाग बैसाखी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्राचीन पहाड़ी शिखर तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों का कठिन सफर तय किया। श्रद्धालुओं का उत्साह इस कदर था कि मंदिर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण और खड़ी चढ़ाई पार की। ये पारंपरिक पर्व लंबे और कठोर सर्दियों के बाद वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये 1600 साल पुराना मंदिर स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। सर्दियों के दौरान ये मंदिर करीब 5 महीने तक बंद रहता है। पुरानी मान्यताओं की माने तो बैसाखी पर किए गए दान का फल कभी खत्म नहीं होता। आज के दिन गुरुद्वारों में सुबह से ही रौनक देखते ही बनती है। लोग नए कपड़े पहनकर विशेष अरदास में शामिल होते हैं। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे एकजुट होकर हम बुराई का सामना कर सकते हैं और अपनी खुशियों को सबके साथ बांट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मंगलवार को इंटरनेशनल सिख सोसाइटी ने बैसाखी पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN बोहरा, हीरो ग्रुप के चेयरमैन पवन मुंजाल और मैनकाइंड फार्मा के फाउंडर JC जुनेजा सहित अन्य गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में सामाजिक समरसता पर जोर दिया और दिल्ली के विकास में सर्व समाज को योगदान देने का आह्वान किया। भारतीय थल सेना के बॉक्सर एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप से विजयी होकर भारत आ गए हैं। ये चैंपियनशिप जो मंगोलिया में इसी महीने आयोजित की गई थी, उसमें आर्मी का शानदार प्रदर्शन रहा था। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पाए हुए ये फौजी 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आए हैं। ये भारतीय सेना द्वारा चलाए गए मिशन ओलंपिक्स अभियान की सफलता का बड़ा उदाहरण है। सुपर वेट कैटेगरी थी +90 kg। अच्छा। और अभी एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और लास्ट एशियन चैंपियनशिप 2022 में हुई थी, उसमें ब्रॉन्ज था। अगला टारगेट अभी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम है। लास्ट टारगेट ओलंपिक 2028 में गोल्ड मेडल है। एशियन चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया है 70 वेट कैटेगरी में। बिफोर 3 years आई वाज जस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बट अभी तो मेरे साथ नाम के इंडिया आर्मी भी जुड़ रहा है,
तो ये कॉन्फिडेंस आर्मी में आने के बाद ही आया है, बिकॉज एक सोल्जर जब बॉर्डर पे लड़ता है तो वो नहीं सोचता, तो इट्स जस्ट अबाउट 9 मिनट्स। और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इवन मेरे साथ मेरे टीममेट्स ने भी बहुत अच्छा किया है और मेंस टीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कोच के हाथ में क्या है, मेहनत तो लड़के करते हैं, उनको दिशा कैसे दिखानी है, किस में कमी है उसी के ऊपर काम करते हैं हम, और किस में अच्छा करते हैं वो लोग उसकी तरफ मोटिवेट करते हैं हम, और जिसमें कमियां हैं उसको दूर करते हैं। उनको साइकोलॉजिकल हो या उनकी मोटिवेशन हो, चाहे फिजिकल जो भी एक्टिविटी है जिसमें कमी है उसके ऊपर हम उनको बिठा के वीडियो एनालाइज करके उन चीज़ को, उन कमी को दूरी करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी ट्रेनिंग पटियाला में नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हो रही है और वहाँ हमारा कैंप कंटिन्यू चल रहा है। उससे पहले हम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करवाया जाता है, एक सोल्जर की तरह हमें ट्रेन किया जाता है। ने इंडियन आर्मी का भी नाम ऊंचा किया है और अपने देश का भी नाम ऊंचा किया है। और ये एशियन चैंपियनशिप थी जो मंगोलिया में हो रही थी, और इसमें ओवरऑल हमारी टीम इंडिया की 2nd पोजीशन रही है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी हमारे लिए अचीवमेंट रही है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर बॉयलर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए 18 मजदूरोरों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल लाया गया, जहां 6 मजदूरों ने दम तोड़ दिया है। बाकी 12 घायलों की हालत गंभीर है। मजदूर 80% झुलस गए हैं। बता दें कि घटना डवरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक सिंघितराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हर रोज की तरह सामान्य काम चल रहा था। इस दौरान दोपहर करीब 2 बजे अचानक बॉयलर ब्लास्ट हो गया। हादसे में 30 से 40 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 3 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट की दुर्घटना पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए एक्स पर लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पावर प्लांट में हुई दुर्घटना दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। PMNRF की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।